देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, इंसानों की ज़िंदगी में कभी न कभी एक ऐसा दिन ज़रूर आता है जो उनके विचारों के साथ साथ उनकी ज़िंदगी के तरीकों को भी बदलने की काबिलियत रखता है। अनापुर गांव के पास एक छोटा सा इलाका पड़ता था और वो इलाका जंगल के साथ साथ कब्रिस्तान और शमशान घाट में दोनों तरफ से जुड़ा हुआ था। एक शाम की बात होगी जब उस गांव के सबसे बड़े गुंडों में से एक इंसान की मौत हुई और उस मौत के बाद गांव एक सुकून की सांस लेने लगा। धीरे धीरे गांव का माहौल भी एकदम अच्छा बनने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक शांति छाई हुई होती है तो इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि आने वाला तूफान काफ़ी भयानक और तेज तर्रा डरावना रूप लेकर आने वाला है। उस मौत को बीते 32 दिन बीत चुके थे। सब कुछ गांव के अंदर अच्छा चल रहा था, लेकिन जब एक रात बीत जाने के बाद सुबह सुबह गांव वालों को एक खबर मिली तो गांव के बाहर एक होटल के मालिक संजय अंकल की मौत हो गई। और उनकी मौत एक ऐसे रूप में थी जिसे देख पाना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं थी, क्योंकि संजय अंकल की लाश को देखने के बाद कमज़ोर दिल वाला इंसान अपनी जान तक गंवा देता। लोगों के मुताबिक संजय अंकल का पूरा जबड़ा फटा हुआ था और उसका पूरा बदन सड़ रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संजय अंकल को काफ़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा गया हो। उस समय संजय अंकल जी की लाश के पास गांव के जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी को कहीं ना कहीं ये अंदेशा होने लगा कि अब इस छोटे से कस्बे में किसी खौफनाक चीज़ ने दाखिला लिया है, और वो कुछ ऐसा है जिसको जानना या फिर समझना किसी भी इंसान के खातिर बिल्कुल आसान नहीं था। उस लाश को घर पहुंचाने के बाद उसकी अंतिम यात्रा भी करवाई गई। इस भयानक घटना को बीते अब वक्त कटने लगा। धीरे धीरे इस घटना का अस्तित्व गांव से खत्म होने लगा और अब सब कुछ एकदम सही लगने लगा। मगर ये बस एक शांति थी, क्योंकि अनजानी ताकत का साया तो किसी सही समय का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे वक्त कट रहा था तो वैसे वैसे गांव के अंदर छुपे गहराइयों के राज को जानने की तिथि बेहद करीब आने लगी। एक शाम जो हैवानियत का काला तूफान बनकर उस अनापुर गांव के एकदम करीब और भाई बंधुत्व वाले गांव से एक बड़े हादसे ने जन्म लिया, क्योंकि उस गांव के अंदर अचानक ही 4 लोगों की लाशें मिली। और उन लाशों में सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि उन्हें एक तरीके से ही खत्म किया गया था, जैसे कि संजय अंकल को मारा गया था। उन लाशों की दशा भी कुछ इसी प्रकार की बनी हुई थी। एक साथ 3 मौत हो चुकी हो और वो भी किन्हीं जवान लड़कों की, तो उस दर्द को समझ पाना उस इंसान के बस की बात नहीं होती है जो इस भयानक दौर से गुजर रहा हो। शाम के बादल एक बार फिर अपना कहर बरपाने में जारी थे। खामोशी और गम से भरी इस रात में सन्नाटा जोर जोर से सरसराहट का एक अति डरावना रूप लेकर उस इलाके के हर कोने में मौजूद था। सभी अपने घरों को बंद करने के पश्चात सभी एक चैन की नींद के साथ बिस्तर पर आराम करने लगे। रात के यहीं कोई 12 बजने को चले थे। ठक ठक की एक भारी आवाज के साथ वो पूरा इलाका गूंजने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई किसी लकड़ी को जमीन पर जोर जोर से पटक रहा हो। राजू दादा को ये सब कहाँ मंजूर था। वो अपने हाथ में एक बांस की लकड़ी उठाते हुए अपने घर से बाहर निकल गया और इधर से उधर भटकने लगा। एक तो इस जोरदार सन्नाटा और ऊपर से खामोशी से भरपूर इस रात में जो आवाज़ कुछ देर पहले तक सुनाई दे रही थी वो अब बंद हो चुकी थी, जिस वजह से राजू दादा को एक चैन की सांस मिली और वो वापस घर की ओर लौटने लगा। इतने में ही उनके पीछे से कोई बहुत तेज रफ्तार से गुजर गया, क्योंकि किसी के जूते पटकने की आवाज़ साफ तौर पर राजू दादा के कानों में पड़ी थी। राजू दादा 2 पलों के लिए उसी इलाके के एक छोटे से स्थान पर खड़े होकर चारों तरफ देखने लगे, मगर अफसोस उस इलाके में एक बार फिर सन्नाटे की एक मोटी चादर के अलावा कुछ और मौजूद ही नहीं था। और फिर राजू दादा फिर से अपने छोटे छोटे कदम अपने घर की तरफ बढ़ाने में जुट गए। काफ़ी रात तो हो ही चुकी थी और राजू दादा का शरीर भी नींद की मांग कर रहा था, तो वो चुपचाप घर में घुस गए और एक मज़ेदार नींद का इंतज़ार करने लगे। लेकिन आज की रात नींद से पहले राजू दादा कुछ और ही दहशत देखने वाले थे। वो सर्द रात से बचने के लिए आराम से अपनी भारी कंबल के नीचे तकिए लगाकर नींद की गोद में बैठ चुके थे। लेकिन आज की रात उन्हें कहाँ नींद आने वाली थी, क्योंकि उनके कमरे का दरवाज़ा एकदम से खुल गया और जोरदार हवाएं उस कमरे के अंदर दाखिल होने लगी। उस समय ठंड का जमावड़ा इस कदर बढ़ रहा था कि दरवाजे से आने वाली हवाओं ने
उस पूरे कमरे को एकदम से ठंडा सा कर दिया। लिहाजा राजू दादा एक बार फिर अपने बिस्तर से उठते हुए उस दरवाजे के करीब पहुंचे तो उनकी आंखें एक चीज पर पड़ी। उन्होंने पाया कि कोई उस लाजवाब ठंड के बीच कांटेदार झाड़ियों की दूसरी ओर गिरा हुआ था और किसी विकलांग की तरह हरकतें कर रहा था। राजू दादा के बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी की तरफ बढ़ने लगे जो झाड़ू के पीछे किसी पैर टूटे इंसान की तरह हरकतों को अपना रहा था। लेकिन जब वो उस जगह पर दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि वहाँ तो कोई था ही नहीं, लेकिन उस जगह पर बड़े बड़े पंजों के निशान अभी भी बने हुए थे जो सच में काफ़ी अजीब थे। राजू दादा इसी सोच में डूबे हुए थे कि आखिर ये निशान किस जानवर के होंगे। ये सब देखने के बाद राजू दादा को एहसास हुआ कि कोई उनके कान के पास खड़ा होकर तेज तेज सांस ले रहा है। जब राजू दादा धीमे धीमे अपने पीछे की ओर मुड़े तो एक बार फिर वहां जोरदार सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ एक जोरदार ठंड जैसे माहौल के अलावा कोई और मौजूद ही नहीं था। और इतने में ही राजू दादा की नज़र एक कांटेदार झाड़ी पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उस कांटेदार झाड़ी के बगल में एक इंसान रेंगता हुआ उन्हीं की ओर बढ़ रहा था। जब राजू दादा ने उनके चेहरे को ध्यानपूर्वक देखा तो उन्होंने पाया कि उनके चेहरे पर त्वचा का कोई नामो निशान नहीं था और उनके चेहरे से खून टपक रहा था। राजू दादा को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि उनके सामने शैतानी शक्तियों की एक ऐसी बला खड़ी है जो इंसानों को ख़त्म करने की काबिलियत रखती है। एक तो वो सुनसान और ठंडी रात्रि, ऊपर से अब कोहरा भी हल्की हल्की धुंध को लेकर चारों ओर छाने लगा। उस वक्त राजू दादा की हालत उस रेंगते इंसान को देखकर खराब होने लगी, क्योंकि उस इंसान के शरीर से रक्त का बहाव काफ़ी तेजी से हो रहा था। और इतना खौफनाक नज़ारा देखने के बाद किसी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह कुछ पलों के लिए भी उस सुनसान पड़े इलाके में ठहर सके। इस बार राजू दादा ने भी यही किया। वो काफ़ी तेज गति के साथ अपने घर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उस कड़कड़ाती ठंड के माहौल में वो अपने कदमों को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने की हर कोशिश में नाकामयाबी प्राप्त कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके कदम वहीं चिपक रहे हों और फिर किसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया हो, और उसके साथ ही वो ना चाहते हुए भी धड़ाम से ज़मीन पर नीचे गिर पड़े। जब उनको होश आया तो उन्होंने पाया कि उन्हें अपने सामने की दिशा में एक बड़ा और विशाल सा जीप दिखाई दिया जिसकी हाइट एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी। फिर वो बड़ा सा जीप अपने मोड़ को बदलता हुआ पीछे पलट गया और फिर वहाँ से दूसरी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। जब गांव के राजू दादा उसके ऊपर निगरानी रखने लगे तो वो पास में बनी एक दीवार के पास पहुंचा और वहां पर जाने के बाद किसी चीज़ को पकड़कर उसे चबाने लगा। ठीक से देखने पर पता चला कि वो एक इंसानी मुंडी थी और वो खून भी उसी के अंदर से बह रहा था। ये सब राजू दादा की ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था जो एक नॉर्मल इंसान को उसकी औकात साफ जाहिर कर रहा था। एक तो ठंड का जमावड़ा और ऊपर से इन शीतल हवाओं ने शायद इस जंगली जानवर को और भी ज़्यादा ताकतवर बना दिया था, क्योंकि उसका वो बदन धीमे धीमे विकराल रूप लेने लगा था। ऐसा नहीं था कि उसने राजू दादा को कोई चोट पहुंचाई हो, मगर इसके बावजूद भी खौफ का कहर तो राजू दादा पर सर चढ़कर बोल रहा था। उस दिन राजू दादा बेहोश होकर ज़मीन पर वहीं गिर पड़े और जब सुबह के वक्त सूरज की हल्की हल्की रोशनी राजू दादा की घायल शरीर पर पड़ी तब जाकर उन्हें थोड़ा होश आया। और उनके होश आने के पश्चात सबसे पहले उनकी नज़र अपने आजू बाजू में पड़ी तो वहाँ दो लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। उन्होंने देखा कि अब उन दोनों की मौत हो चुकी थी और उनकी उसी दशा में थी जिस खौफनाक दशा का डर उस गांव के हर शख्स में बैठा हुआ था। और यह हादसा इस बात को साबित कर रहा था कि अब इस गांव में भूतों का तहलका कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। इतने में ही गांव के कुछ अनुभवी लोग उन लाशों के पास पहुंच गए और उन दोनों पर काला पर्दा गिरा दिया। संपूर्ण विधि के बाद उन लाशों को शमशान घाट के लिए रवाना कर दिया गया। लेकिन उस गांव के हर शख्स में बस यही बात घूम रही थी कि ऐसी कौन सी माया है जो इतनी बेरहमी के साथ इस गांव पर अपना कहर बरपाने में जुटी हुई थी। गांव का माहौल धीरे धीरे दुख में डूबने लगा और वो गांव पूरे तरीके से दुख के माहौल में जिंदा रहने लगा। और अब उस गांव के अंदर रहने वाले लोग जल्द से जल्द इस गांव को अलविदा कहने वाले थे, क्योंकि जल्दी एक कयामत की ऐसी रात जन्म लेने वाली थी जिसकी आंधी के सामने उस गांव के चुनिंदा लोग अपने घुटने टेकने वाले थे। सभी लोगों को उस बात की सज़ा मिलने वाली थी जो उन्होंने तकरीबन 3 साल पहले इस गांव के अंदर बिताई थी। वो कौन सी बात थी जो कुछ देर के बाद पता चलने वाली थी।
उस रात सभी लोग चैन की नींद में खोए हुए थे। तभी एक तूफान का झोंका उस गांव के अंदर उमड़ता हुआ सब कुछ तहस नहस कर गया। उस तूफान के अंदर किस किस की मौत हुई इस बात को जान पाना लगभग असंभव था। 5 मिनट के इस तूफान ने कयामत का एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया। और फिर कुछ देर के बाद जब ये तूफान शांत हुआ तो तकरीबन 11 लोगों की लाशें गांव के बीचों बीच पड़ी हुई मिली। और इन लाशों का रूप इतना भयानक था कि उन्हें देखने वाला इंसान भी कुछ पलों के लिए अपनी जान हलक में ले बैठा। खैर, इस हादसे ने गांव के अंदर एक तबाही को जन्म दिया और इस तूफान का ये भूचाल इस गांव को पूरी तरीके से वीरान बनाने के बाद ही शांत हुआ था। दोस्तों, आज इस घटना को बीते तकरीबन 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक इस गांव के अंदर एक राक्षस का जन्म हुआ और उस राक्षस ने इस पूरे के पूरे गांव को खत्म करने का जिम्मा उठाया था। और वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि तकरीबन 1.5 महीने पहले हुए एक बदमाश की आत्मा ने इस गांव को वीरान बनाया है। लेकिन अब इसके पीछे की असलियत क्या है, इससे सभी अनजान हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो ये है कि आज इस गांव को खौफनाक रहस्य का एक दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि जो इंसान इस गांव के अंदर रुकने की हिमाकत करता है उसे अपने आप को मौत के मुंह के अंदर धकेलने जैसा महसूस होता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।